फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट टॉपिक लेकर, जो कि एजेंसी का टॉपिक है। और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को आपके साथ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट, जो कि सेक्शन 222 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 222 मेरा बोलता है कि एजेंट का कोई भी लॉफुल एक्ट होगा, जो भी एजेंट एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, लॉफुल एक्ट करेगा, और उस लॉफुल एक्ट के चलते अगर उसे किसी प्रकार के कोई भी कंसिक्वेंसेज होते हैं, कोई भी दिक्कतें आती हैं, तो उस लॉस को, उस प्रॉब्लम्स को इंडेमनीफाई करने की बाउंडेशन होती है प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल उसे बाउंड होता है कि वो उस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा। ओके, तो ये सेक्शन 222 बोलता है। सेक्शन 223 मेरा बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट प्रिंसिपल करता है, कोई भी एक्ट एजेंट करता है, इन गुड फेथ करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और उस गुड फेथ एक्ट करने के बावजूद भी किसी थर्ड व्यक्ति को, किसी पार्टी को किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो उस केस में प्रिंसिपल बाउंड होता है कि वो इंडेमनीफाई करेगा उस लॉस को। इंडेमनीफाई मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ओके, अब सेक्शन 223 की बात करता हूँ। तो सेक्शन 224 बोलता है कि अगर प्रिंसिपल कोई भी क्रिमिनल एक्ट के लिए एजेंट को बोलता है करने के लिए कि आप मेरे लिए एक क्रिमिनल एक्ट करो, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज़ ए प्रिंसिपल है और बी उसका एजेंट है, और ए बोलता है बी से कि तुम सी को हर्ट करो, सी को इंजरी पहुंचाओ, और बी जो है उसके इंड्यूसमेंट में आके सी को इंजरी पहुंचा देता है। तो उस केस में जो भी सी का एक्ट है, ये अनलॉफुल एक्ट है, अनऑथराइज एक्ट है, इसको प्रिंसिपल इंडेमनीफाई नहीं कर पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा सेक्शन 224 बोलता है। अब सेक्शन 225 मेरा कंपनसेशन पे बात करता है कि अगर कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज या कोई भी इंजरी एजेंट को होती है ड्यू टू द नॉन परफॉर्मिंग of the necessary act which is required by the principal to do, या नेग्लिजेंट एक्ट प्रिंसिपल करता है, या वो एक्ट प्रिंसिपल नहीं करता जो कि आवश्यकता थी कि उसके द्वारा किया जाए, उसको अपनी स्किल यूज़ करने के लिए ज़रूरत था कि वो अपनी स्किल को यूज़ करे, लेकिन उसने नहीं किया, और ऐसा न करने से इंजरी हुई है किसको, एजेंट को। तो उस केस में एजेंट कंपनसेशन का हकदार है और वो प्रिंसिपल से कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। तो ये मेरा प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ एजेंसी with the transaction with a third party। ओके, तो सेक्शन 226 की बात करता हूँ। इसमें बोलता है कि अगर एजेंट कोई भी एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो एक्ट को परफॉर्म करता है, और ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं, बाध्यताएँ अराइज होती हैं, जो कि प्रिंसिपल को भी बाउंड करता है और एजेंट को भी बाउंड करता है। तो वो एक्ट और वो ऑब्लिगेशंस जो अराइज हुई हैं, वो सिमिलरली प्रिंसिपल को भी बाउंड करेंगी। मतलब एजेंट ने एक्ट किया और ऑब्लिगेशंस अराइज हुई, तो जो भी एक्ट और ऑब्लिगेशंस अराइज हुई हैं जो कि एजेंट को बाउंड करती हैं, वो सेम और इन अ सेम मैनर प्रिंसिपल को भी बाउंड करेंगी। ये मेरा सेक्शन 226 बोलता है। सेक्शन 227 कवर करता है कि कोई भी एक्ट जो कि एक्सीड कर गया है अथॉरिटी ऑफ द एजेंट की, मतलब एजेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसकी अथॉरिटी को एक्सीड कर गया है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसके द्वारा किया गया एक्ट अनऑथराइज एक्ट है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके किया गया है, अगर वो सेपरेबल है, मतलब ऑथराइज एक्ट से वो अनऑथराइज एक्ट सेपरेट किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल केवल सेपरेट ऑथराइज एक्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और अनऑथराइज एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सेक्शन 228 बोलता है कि अगर कोई भी अथॉरिटी एक्सीड की गई है एजेंट के द्वारा, लेकिन वो सेपरेट नहीं की जा सकती, मींस ऑथराइज एंड अनऑथराइज एक्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उस केस में प्रिंसिपल की कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। प्रिंसिपल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा और बाउंड भी नहीं होगा उस एजेंट के एक्ट से। ओके, वो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजेंट ही उसे अकेले जो है उसको फेस आउट करेगा। अब सेक्शन 229 हमारा क्लियरिफाई करता है कि अगर एजेंट को कोई भी नोटिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार के दौरान अगर एजेंट को कोई भी नोटिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो वो माना जाएगा कि वो नोटिस और इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को भी रिसीव हो गई है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी उतना ही हो जाएगा जितना उसको बाय हैंड मिलती। ओके, अब सेक्शन 230 की बात करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बताता है कि किस केस में एजेंट
जो कि प्रिंसिपल के लिए एक्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है, कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कितना वो पर्सनली हो सकता है रिस्पॉन्सिबल और कितना उसको पर्सनली बाउंड किया जा सकता है। तो जनरली जो भी एक्ट एजेंट करता है प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए एजेंट ना तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है और ना ही पर्सनली बाउंड किया जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि वो पर्सनली बाउंड किया जा सकता है। जैसे कि पहली कंडीशंस आपकी उसमें ये है कि जब एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज़ ना किया हो। सेकंड, प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज़ किया हो लेकिन प्रिंसिपल पर मुकदमा ना किया जा सके। तीसरा, जब एब्रॉड रहता हो, जब हमारा जो है जो मर्चेंट है वो एब्रॉड रहता हो, जब बाहर रहता हो। इस केस में ये 3 केस हैं जिसमें कि हमारा एजेंट पर्सनली लायबल और पर्सनली बाउंड हो जाएगा। अब सेक्शन 231 की बात करता हूँ। सेक्शन 231 मेरा बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट एजेंट के द्वारा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के द्वारा हुआ है किसी थर्ड पार्टी से, लेकिन उस थर्ड पार्टी को ये नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति जिससे कॉन्टैक्ट किया गया है वो एजेंट है, और ना ही उन्हें कोई भी सस्पेंस है कि ये व्यक्ति एजेंट हो सकता है। ओके, इस केस में आपका प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है उस थर्ड पार्टी से, और वो थर्ड पार्टी भी प्रिंसिपल को उसी तरीके से बाउंड कर सकती है जैसे कि वो एजेंट को बाउंड कर देती अगर वो एजेंट प्रिंसिपल होता। समझ रहे हैं आप? ये राइट पार्टीज़ को इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर ये डिस्क्लोज़ पहले ही हो गया होता कि वो व्यक्ति एजेंट नहीं है या वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एजेंट है, तो हो सकता है वो पार्टी, थर्ड पार्टी उनसे कॉन्ट्रैक्ट ना करती, जो कि वो कर चुकी है। ओके, तो इसलिए ये आपका दिया गया है। सेक्शन 232 में केवल परफॉर्मेंस की बात की गई है कि अगर इसी तरीके से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए को नहीं मालूम कि बी एजेंट है और ना ही उसको कोई संदेह का कारण बनता है कि वो एजेंट होगा। ओके, अगर आगे जाकर प्रिंसिपल क्लेम करता है उस थर्ड पार्टी से कि आप परफॉर्मेंस करिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे एजेंट से कर लिया है, तो वो थर्ड पार्टी को केवल उतना ही बाउंड कर पाएगा जितना कि उनके बीच में कोवेनेंट हुआ होगा, जितना कि उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हुई होंगी। मतलब जितना कि एजेंट और उस थर्ड पार्टी ने नेगोशिएट किया होगा, आपस में फिक्स कर लिया होगा कि हमारा केवल इतना ही काम है, हम इतने में ही काम करेंगे, या इतना ही मुझे परफॉर्म करना है, इतना ही आपको परफॉर्म करना है, तो उससे ज़्यादा प्रिंसिपल उससे परफॉर्मेंस नहीं ले पाएगा। प्रिंसिपल भी यहाँ पे बाउंड है, केवल एरिया बाउंड है। जितना उन दोनों में बातचीत हुई है, जितना उन दोनों में टर्म एंड कंडीशन डिस्कस हुई है, कोवेनेंट फिक्स हुए हैं, उतने ही में वो उसके अंदर में ही वो उससे परफॉर्मेंस ले सकता है, उससे ज़्यादा का परफॉर्मेंस नहीं ले पाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि अगर ए एक व्यक्ति है और उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बी ये नहीं जानता कि ए एजेंट है या एजेंट नहीं है, और ना ही उसके पास ऐसा कोई रीज़न है जिससे वो उसके ऊपर सस्पेंस कर सके कि एजेंट होगा या नहीं होगा। ओके, इस केस में सपोज़ करिए सी आता है और सी बोलता है कि आपने मेरे एजेंट के साथ, ए के साथ एजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी आपका ये बोल सकता है कि सर मैंने आपके एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो आपका एजेंट है, तो इसलिए हमारे बीच जो भी कंडीशन फिक्स हुई है मैं उसके अंडर में ही आपको परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बाउंड हो गया। सपोज़ करिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको 100 बोटल्स सेल करनी है, और बाद में प्रिंसिपल आके बोलता है कि आप 180 बोतल सेल करोगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बी बोल सकता है कि नहीं, हमारे ए और मेरे में और ए के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कोवेनेंट फिक्स हुआ था कि मैं केवल 100 बोतल की सेल करूँगा, तो आप मुझसे एक्स्ट्रा जो 20 बोतल की सेल करवाना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बाउंड है। तो ये सेक्शन 232 बोलता है। अब सेक्शन 233 क्या बोलता है? सेक्शन 233 ये बोलता है कि अगर कोई भी एक्ट एजेंट पर्सनली कर रहा है, मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट पर्सनली किया है, ठीक है, और बाद में ये पता चलता है कि ये व्यक्ति किसी और का, इसका प्रिंसिपल ये है, ठीक है, ए ने बी के साथ पर्सनली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में मालूम पड़ता है कि सी इसका प्रिंसिपल है, तो उस केस में वो व्यक्ति मीन्स बी आइदर ए को एलोन रिस्पॉन्सिबल बना सकता है या सी को एलोन बना सकता है, या दोनों को एक साथ रिस्पॉन्सिबल बना लेगा। ओके, तो ये 233 बोलता है। अब मेरा सेक्शन 234 क्या बोलता है? सेक्शन 234 मेरा ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन एजेंट को इंड्यूस करता है
कि आप एक्ट करो, परफॉर्म करो और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो लाइबिलिटी किसकी होगी, एलोन प्रिंसिपल की होगी। आप बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे। या प्रिंसिपल को इस तरीके से मिसगाइड करता है, इंड्यूस करता है कि आप एक्ट करो, परफॉर्म करो, जेल तो एजेंट को होगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप परफॉर्म करो। तो इस केस में जो थर्ड पार्टी है, जो ऐसे इंड्यूसमेंट कर रहा है, जो ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ओके, तो वो लायबल होगा, वो प्योरली लायबल हो जाएगा, वो फुली लायबल हो जाएगा उस केस में। ओके, तो ये मेरा सेक्शन 234 बोल रहा है। अब सेक्शन 237 पढ़िए आप इसके साथ, 34 के साथ आप 37 एक साथ पढ़िए, क्योंकि दोनों इंड्यूसमेंट वर्ड यूज़ हुए हैं तो आप आराम से मेमोराइज़ कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। अब 34 में क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, ओके, उसने जो है कोई व्यक्ति है, वो एजेंट नहीं था, लेकिन उसने एज अ एजेंट अनऑथराइज एक्ट परफॉर्म कर दिया थर्ड पार्टी के साथ। ओके, और जो उसका प्रिंसिपल था उसने बाई वर्ड्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, मतलब जो अनऑथराइज एक्ट था उसको उसने रेटिफाई कर दिया प्रिंसिपल ने। ओके, तो इस केस में अब जो रेटिफिकेशन हुआ है वो उस एजेंट को प्रॉपर बना देता है, और इस केस में एजेंट अब कंपनसेशन का लायबल नहीं है। वरना अगर वो प्रिंसिपल ये रेटिफाई ना करता कि नहीं, इसके द्वारा जो एक्ट है वो मेरे द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया है, वो अनऑथराइज एक्ट है, आप जानो और एजेंट जाने, तो उस केस में एजेंट कंपनसेशन देता उस थर्ड पार्टी को। तो ये मेरा सेक्शन 237 बोल रहा है। सेक्शन 238 मेरा क्या बोलता है कि अगर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है एजेंट के द्वारा, तो उसके लिए प्रिंसिपल कितना लायबल होगा, प्रिंसिपल कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उस केस में प्रिंसिपल उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना कि ऑथराइज एक्ट, उसको ऑथराइज एक्ट में उसने ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया है। अगर उसने ऑथराइज एक्ट में अपनी अथॉरिटी को एक्सीड ना करते हुए उसने ऐसा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो उस केस में प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। अगर वो अनऑथराइज एक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करते हुए ऐसा फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो प्रिंसिपल बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। ओके, तो अब सेक्शन 235 की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 235 मेरा बोलता है कि अगर एजेंट जो है वाकई में कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को एज अ एजेंट शो किया है और किसी व्यक्ति को ये इंड्यूस किया है, बहकाया है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, आप ये एक्ट परफॉर्म करो क्योंकि मैं एजेंट हूँ। ओके, उसने झूठ बोला है। इस केस में अगर उसका एलिज्ड प्रिंसिपल, आरोपित प्रिंसिपल, ये रेटिफाई कर देता है कि हाँ, इसने जो भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ये ठीक है क्योंकि ये मेरा एजेंट है, तो उस केस में वो एजेंट कंपनसेशन देने से बच जाएगा, अन्यथा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी से। ये मेरा सेक्शन 235 बोलता है। सेक्शन 236 मेरा क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति जो कि अपना एजेंट के तौर पे नहीं, लेकिन अपना पर्सनली ऑन ओन अकाउंट किसी व्यक्ति से परफॉर्मेंस चाहता है, तो वो व्यक्ति अपने ओन अकाउंट से परफॉर्मेंस लेने का एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन अगर वो एज अ एजेंट परफॉर्मेंस चाहता है तो वो परफॉर्मेंस लेने का हकदार है, एंटाइटल्ड है। ओके, अगर वो एज अ एजेंट चाहेगा कि आप ये परफॉर्मेंस करो क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो कोविनेंट हुई थी, जो डील हुई थी, वो ऐसी थी कि इसमें आपको ऐसा परफॉर्मेंस करना था, तो आप परफॉर्मेंस करने के लिए वो थर्ड पार्टी बाध्य हो जाएगी। लेकिन वो अगर वो अपनी तरफ से ओन अकाउंट से एजेंट के तौर पर नहीं, अपने से चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म करे, तो वो एंटाइटल्ड नहीं है परफॉर्मेंस लेने का। तो फ्रेंड्स, ये आज एजेंसी का टॉपिक पूरा कवर होता है यहाँ पे। सेक्शन 222 से मैंने सेक्शन 238 तक आपसे बात की। उम्मीद करता हूँ काफ़ी क्लेरिफाई किया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि मेरे नई वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँचते रहें और आप हमेशा मिलकर डिस्कस करते रहें और मैटर्स को क्लियरिफाई करते रहें। टिल देन, थैंक यू। और बहुत जल्दी आपके साथ नया टॉपिक लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडेमनिटी एंड गारंटी प्रेजेंट होऊंगा और बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।